कोंडापुर नामक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी विमला और बेटी श्रीजा के साथ रहता था। चंदन मजदूरी का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। एक दिन शाम को जैसे ही चंदन घर आया, श्रीजा उसकी बेटी उसके पास आई और बोली, पापा मैं स्कूल की परीक्षा में प्रथम आई हूँ। मुझे पता लगा है कि कल हमारे स्कूल में शिक्षक मुझे एक अच्छा उपहार भी देंगे। हमारे स्कूल में बड़े बड़े लोग आएंगे। टीचर ने कल सभी को नई ड्रेस पहनने को कहा है। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है पापा, मेरे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीद दो। इस बीच विमला वहां आ गई और बोली, ए जी, हमारे घर में चावल और दाल और बाकी सामान सब कुछ खत्म हो गया है। अब पानी के अलावा कुछ नहीं है। तुम बाहर जाओ और किराने का सामान लेकर आओ। इसे बहुत भूख लगी है। चंदन ने कहा ठीक है और बाहर चला गया। रास्ते में चलते चलते वो सोचने लगा, ये क्या स्थिति है। मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कोई काम ही नहीं दे रहा। मैं इतनी बुरी हालत में हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस भी नहीं खरीद सकता। मैं उनका ठीक तरह से भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। इस दौरान उसने देखा कि कुछ दूर लोग सीटी बजा बजा कर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। चंदन भी वहां पहुंच गया और देखा कि क्या है। एक कार के पास कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग उसके अंदर भी। तभी एक व्यक्ति एक भैंस पर बैठ गया और रस्सी के सहारे कार खींचने की कोशिश करने लगा। इस तरह एक एक कर सभी लोग उस भैंस पर बैठे और रस्सी के सहारे गाड़ी खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं खींच पाया। उस प्रतियोगिता का संचालन करने वाले किशोर नाम के व्यक्ति ने सोचा, ये क्या है, इस बार एक भी व्यक्ति नहीं जीत पा रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे इस प्रतियोगिता को आयोजित करना मुश्किल होगा। उसी समय चंदन किशोर के पास गया। सर, मेरा नाम चंदन है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। क्या तुम इस प्रतियोगिता में भाग लोगे? हाँ सर, मेरा परिवार बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहा है। यदि आप प्रतियोगिता जीतने के बाद मुझे पैसे देते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। क्या तुम प्रतियोगिता जीतकर पैसे कमाना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत जाते हो तो तुम उस गाड़ी और भैंस को भी ले जा सकते हो। ठीक है सर। ऐसा कहकर उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सोचा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ा और बोला, मैं खींच लूंगा। इतना कहकर वो भैंस पर बैठ गया और रस्सी को अपने हाथ में ले लिया। उसने अपने प्रिय भगवान से प्रार्थना की और फौरन रस्सी खींची। उसने भैंस को बड़ी जोर से लात मारी। इसके साथ ही भैंस आगे बढ़ गई। देखते ही देखते कार भी आगे बढ़ गई। ये देखकर सभी ने ताली बजाकर उसे बधाई दी। किशोर ने चंदन को भैंस, कार और पैसे दिए। चंदन बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। फिर उसने अपनी पत्नी और बेटी को सारी बात बताई। ये सुनकर वो दोनों भी बेहद खुश हुई। फिर वे तीनों कार में बैठकर जश्न मनाने के लिए बाहर गए। जानकीपुर नामक गांव में रामप्रसाद नाम का एक रिक्शा चालक रहता था। वो रोज रिक्शा चला रहा था और इस पैसे से अपनी पत्नी कावेरी और बेटी राधा की अच्छी देखभाल कर रहा था। एक दिन वो रिक्शा की सवारी करते करते थक गया और घर आ गया। उसने अपनी बेटी राधा को देखा जो घर के बाहर अकेली बैठी थी। क्या हुआ कावेरी, क्या तुमने मेरी छोटी बिटिया को डांटा है? वो बाहर अकेली क्यों बैठी है? माने नहीं डांटा मुझे। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं आपसे नाराज हूँ। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मैंने क्या किया गुड़िया? हाँ बोलो ना। आप मुझसे रोज झूठ बोलते रहते हो। आप मुझसे कहते थे कि तुम आज टीवी लेकर आओगे, लेकिन आप इसे ला नहीं रहे हो। अरे माफ कर दो मेरी लाडो, मैं 10 दिनों से शहर ही नहीं गया हूँ। क्या करूँ? आप आज भी शहर नहीं गए थे पापा? आज भी टीवी नहीं लाए? मेरी सभी दोस्तों के पास टीवी है। मैं आज उनके सामने बहुत बुरा महसूस करूंगी। इस बीच कावेरी बाहर आई और बोली, घर आए अपने पिता को परेशान मत करो इस तरह, समझी? चलो घर जाओ। दूसरे दिन भी उदास होकर घर लौटे रामप्रसाद ने राधा से कहा, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं आज भी टीवी नहीं लाया। हमारे रिक्शा में कोई बैठ ही नहीं रहा है। जो लोग पहले हमारे रिक्शा में सफर करते थे वो भी इन दिनों नहीं आ रहे। जब मैंने उनसे पूछा क्यों, तो उन्होंने मुझसे कहा, क्या हमें धूप में तकलीफ उठाना होगी?
बस में जाने से हमें थोड़ी हवा तो मिलती है, तुम्हारे रिक्शा पर चढ़ने से हर तरफ से गर्म हवा आती है। हम तुम्हारे रिक्शा में सफर क्यों करें? पापा, जैसे हम घर में हवा के लिए पंखा लगाते हैं, रिक्शा में पंखा लगा दे तो कैसा रहेगा? राम प्रसाद और उसकी पत्नी को उनकी बेटी द्वारा दिया गया फैन का आइडिया पसंद आ गया। तुरंत राम प्रसाद ने अपनी बेटी के लिए जो कुछ बचाया था उसमें से थोड़े से पैसे निकाले और गांव की इलेक्ट्रिकल की दुकान पर चला गया। उसने एक सीलिंग फैन खरीदा और उसे घर लेकर आया। राम प्रसाद ने बैटरी से उस पंखे को अपने रिक्शे में लगा दिया। जब उसने स्विच ऑन किया तो पंखा घूमने लगा। ये देखकर तीनों को बहुत खुशी हुई। पापा, आपका फैन रिक्शा बहुत अच्छा है। कल से हमारे अच्छे दिन शुरू होंगे। ये सब तुम्हारे आइडिया के कारण हो सका है मेरी बेटी। उस रात तीनों चैन से सो गए। अगले दिन राम प्रसाद अपना फैन रिक्शा लेकर बाहर गया। सब उस पंखे वाले रिक्शे की बात करने लगे। उस फैन रिक्शा को देखकर शहर जा रहे लोग हैरान रह गए और उस पर सफर करने के लिए आए। जब राम प्रसाद उस रिक्शे पर सवार होता तो वो पंखा घूमने लगता और यात्रियों पर ठंडी ठंडी हवा लगती। इससे सभी को राहत महसूस हुई, जिसे देखकर कई लोगों ने उस फैन रिक्शा पर यात्रा करने में रुचि दिखाई। फिर राम प्रसाद की आमदनी दुगनी हो गई। उस पैसे से राम प्रसाद ने अपनी बेटी के लिए एक टीवी खरीदा और खुशी खुशी रहने लगा। सुल्तानपुर नामक गांव में मौर्य नाम का एक गरीब लड़का रहता था। क्योंकि उसके माता पिता की बीमारी से मृत्यु हो गई थी, मौर्य अकेले रह रहा था। उसकी देखभाल के लिए कोई भी आगे नहीं आया, कोई उससे बात तक नहीं कर रहा था। एक दिन मौर्य को रात में बहुत भूख लग रही थी। उसने खाने के लिए खोजने के लिए हर जगह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मौर्य पद्मा के पास गया, जो उसके घर के बगल में चाय की दुकान चला रही थी। क्या आप मुझे अपनी होटल में कुछ काम देंगी? क्या काम करोगी? अगर आप मुझे पैसे देंगी तो जो भी काम आप कहेंगी मैं कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं चाय और टिफिन बनाती हूँ, तुम ग्राहकों को टिफिन परोस देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें हर दिन 100 रुपए दूंगी। ठीक है। मौर्य उस होटल में रोज काम करता था। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मौर्य के बुद्धिमान होने पर ध्यान देते हुए पद्मा ने उससे कहा, मौर्य, यदि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे तो तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। हमारे घर के बगल में एक स्कूल है, तुम पूरे दिन काम करो और रात में स्कूल जाकर पढ़ाई करो। ठीक है। उसके बाद से मौर्य दिन भर उस होटल में काम करता और रात में स्कूल जाता था। फिर वो कुछ सालों में एक नौजवान बन गया। एक दिन मौर्य होटल में चाय और टिफिन परोस रहा था। तभी उस होटल का फोन बज उठा। पद्मा ने अपना फोन उठाया। दूसरी तरफ से, नमस्कार, मौर्य को सुल्तानपुर गांव के रेलवे स्टेशन में मैनेजर की नौकरी मिल गई है। उससे कहिए कि कल सुबह स्टेशन पर आकर हमसे मिले। पद्मा प्रसन्न थी और मौर्य के पास गई। मौर्य, आज से तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। मैं बहुत खुश हूँ मौर्य। क्या हुआ मैडम? हमारे गांव के रेलवे स्टेशन में तुम्हें मैनेजर की नौकरी मिली है। तुम्हारे लिए कॉल आया था। ऐसा क्या? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मौर्य दिन भर बहुत खुश रहा। अगले दिन सुबह वो तैयार हो गया और अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। वो खुशी खुशी अपना काम कर रहा था। एक दिन उस गांव में एक भूखा हाथी आ गया। हाथी को देखकर सब भाग खड़े हुए। कुछ लोगों ने उस हाथी को पीटने की कोशिश की, लेकिन मौर्य ने उन्हें रोका और कहा, रुको रुको, ये हाथी भी हमारी ही तरह एक प्राणी है। हाथी को बहुत भूख लग रही होगी। इतना कहकर उसने कुछ केले लाकर उस हाथी को दे दिए। तब से वो हाथी मौर्य के पास ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में वे अच्छे दोस्त बन गए। मौर्य भी प्यार से हाथी की देखभाल कर रहा था। एक दिन हाथी मौर्य के पास आया और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मौर्य को कुछ समझ नहीं आया। वो उठ खड़ा हुआ। वहां मौर्य ने देखा कि रेलवे ट्रैक टूट गया है। तभी मौर्य ने उस ट्रैक पर ट्रेन के आने की आवाज सुनी। ये सुनकर मौर्य लाल रंग का झंडा लहराता हुआ ट्रेन की ओर दौड़ने लगा। उस ट्रेन के चालक ने उसे देखा और ट्रेन को रोक दिया। वो ट्रेन मौर्य और हाथी के सामने आकर रुक गई।
ट्रेन का चालक तुरंत ट्रेन से उतरकर मौर्य के पास आ गया। क्या हुआ? ट्रेन क्यों रोक दी? मौर्य ने उसे टूटे हुए रेलवे ट्रैक के बारे में बताया। सभी को इस बात का पता चला और उन्होंने मौर्य और हाथी की तारीफ की। तब से सभी ग्रामीण हाथी को प्यार करने लगे और उसकी देखभाल भी। वे हाथी को प्रतिदिन जितना हो सके उतना भोजन देते और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे।